ये चलो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ठीक है, मैनेजमेंट फी, इंसेंटिव फी, जिसमें एक हर्डल रेट करके कॉन्सेप्ट था और दूसरा हाई वाटर मार्क। व्हाट वाज हर्डल रेट? एवरेज रेट जो मार्केट में कमा रहा है। हाँ, मतलब वही है कि दिस इज द बेंचमार्क रेट। If the manager crosses this benchmark rate, only then he is entitled to incentive fees. उसके पहले उसको incentive fee नहीं मिलना. So he will be obviously incentivized to deploy more skills and judgment and knowledge so as to generate alpha. Alpha क्या होता है? पता है तुम लोग को? वो मार्केट प्रीमियम, अपना रेट माइनस मार्केट प्रीमियम. Perfect. Alpha is always a difference between two things. It is always a spread. So over and above market return हम कितना excess return कमा के दे रहे, that is what is alpha. So whenever the manager is trying to maximize the returns, he will always try to compare his returns with respect to what his peers or what markets have delivered, ठीक है, because only then he can convey कि his performance was superior to that of others. ये समझ में आया तुम लोग को? मैं अगर तुम लोग को बोलूँ कि एक फंड मैनेजर ने 12% कमाया, तुम बोलोगे बहुत कम कमाया, लेकिन मैं बोलूँ जब भी मार्केट सब नेगेटिव चल रहा था, सारे फंड मैनेजर्स ने अंडर परफॉर्म किया, मतलब कैपिटल इरोजन किया है, उसमें 12%, मतलब उसमें 2% कमाना भी बहुत बड़ी बात है, उसमें 12% कमा ली। सो एब्सोल्युटली तुम लोग को देख के लगेगा कि बहुत कम कमाए। वाई? बिकॉज तुम लोग के लिए एवरेज रिटर्न्स क्या होता है? 15%, 18%, 20%। क्लियर? बट एज कम्पेयर टू द मार्केट्स और द पीयर्स, उसने तो बहुत ही सुपर नॉर्मल रिटर्न्स कमाए, मतलब रिटर्न्स कमाना ही जबकि डिफिकल्ट था, उसमें भी इसने रिटर्न्स कमाए, ठीक है। सो ये सब और एक हाई वाटर मार्क क्लॉज करके किया था हमने, वो ये था कि एक बार फंड मैनेजर ने एक फंड का AUM लेवल रीच कर लिया, तब तक के लिए इंसेंटिव फीस हैव ऑलरेडी बीन कॉम्पेंसेटेड फॉर, सब्सिक्वेंटली देयर इज एन इरोजन इन द कैपिटल वैल्यू और द AUM वैल्यू, एंड फिर वो वापस उसको क्रॉस करते हैं तो उसका इंसेंटिव फी विल स्टार्ट आफ्टर क्रॉसिंग द हाईएस्ट फंड वैल्यू दैट ही हैज ऑलरेडी अचीव्ड। याद है 100 to 150, फिर 150 to 130 किया था, फिर 130 से 170, तो 130 से 170 में उसका परफॉर्मेंस इज नॉट, इंसेंटिव इज नॉट बेस्ड ऑन 130 to 170, इट इज बेस्ड ऑन 150 to 170, बिकॉज 150 तो ऑलरेडी वो पहले एक बार अचीव कर चुका था। सो ये क्यों होता है हाई वाटर मार्क क्लॉज? सो दैट मैनेजर को डबल पेमेंट ना हो जाए इंसेंटिव का। ये क्लियर है ना? ठीक है, तो इसके ऊपर एक सम है, मतलब हाई वाटर मार्क के ऊपर नहीं है, नॉर्मल। अच्छा, ए बेसिक मैनेजमेंट फी तो क्या है? फ्लैट फी लगता है जो AUM पे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट फी। और दूसरा फी हमने जो किया था वो कौन सा था? इंसेंटिव फी। Come to question number 34. ANP plan, a hedge fund, currently has assets of 20 crores. CAX, the manager of fund, charges fee of 0.1% of portfolio asset. बोला तुमने फंड्स डिप्लॉय किया हमारे पास, इन्वेस्ट किया हमारे पास, वी आर चार्जिंग अ फ्लैट फी ऑफ 0.1% ऑफ AUM, पोर्टफोलियो एसेट मतलब AUM. In addition to it, he charges incentive fee of 2%. The incentive will be linked to gross return each year, underlined, in excess of portfolio maximum value since inception of the fund. अभी धीरे धीरे ब्रेक्स एंड पीसेस में इसको डिकोड करो। क्या बोला है? इंसेंटिव फी विल बी लिंक्ड टू ग्रॉस रिटर्न्स ईच ईयर इन एक्सेस ऑफ पोर्टफोलियो मैक्सिमम वैल्यू सिंस इंसेप्शन ऑफ द फंड। सो फंड जब से इंसेप्शन मतलब क्या? सिंस कॉमेंसमेंट ऑफ फंड,
तब से लेके जो मैक्सिमम वैल्यू हुआ है अब तक का, उसके इन एक्सेस ऑफ, सो इन एक्सेस ऑफ पोर्टफोलियो वैल्यू, इन एक्सेस ऑफ पोर्टफोलियो वैल्यू सिंस इंसेप्शन ऑफ द फंड. मतलब क्या एक्सेस, मतलब क्या, ओवर एंड अबव. ओवर एंड अबव व्हाट वैल्यू? ओवर एंड अबव द मैक्सिमम वैल्यू सिंस इंसेप्शन ऑफ द फंड. ठीक है. द मैक्सिमम वैल्यू, कंटिन्यू कर रहा हूं मैं. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंड अचीव्ड सो फार सिंस इंसेप्शन ऑफ फंड अबाउट 1.5 year ago was 21 crores. मतलब 1.5 साल पहले उसने पीक टच किया था उसके फंड वैल्यू का, जो 21 crores था. मतलब क्या है कि तुम्हारे लिए इंसेंटिव फी विल बी कॉम्पेंसेटेड ओनली इफ द फंड वैल्यू क्रॉसेस 21 crores. जब तक वो 21 crores क्रॉस ही नहीं करता है तो उसका एक्सेस तो जनरेट ही नहीं हुआ. अगर एक्सेस जनरेट नहीं हुआ तो इंसेंटिव फी तो मिलेगा ही नहीं ना उसको. ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? और फंड मैनेजर प्रेजेंट करंटली है कितना क्रोर्स? 20 crores. तो अगर मैं मोटा मोटी रफली मेंटल मैथ्स करूँ तो 20 करोड़ का 5% होता है 1 करोड़. ठीक है. तो अगर उसने 5% के ऊपर रिटर्न्स कमाए तो 21 crores क्रॉस होंगे. फंड का वैल्यू तो ही 21 crores क्रॉस करेगा ना. करंटली एसेट्स 20 crores के. You are required to compute the fee payable to CAX if return on the fund this year turns out to be मतलब ये साल उसने कितना कमाया. तो उसने केस ए 29% कमाया, केस बी 4.5% कमाया, केस सी -1.8%. अभी सी में तो कैपिटल इरोजन है. बी में भी उसने, तुम देखोगे तो मैंने मोटा मोटी लगा दिया था 5% का, 5 से कम कमाया. मतलब इन केस बी एंड सी ही विल बी ओनली एंटाइटल्ड टू विच फी? मैनेजमेंट फी. ये मैनेजमेंट फी में हम लोग ने लिखा था इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड मैनेजर. तो 0.1% तो उसको मिलना ही है. उसको इंसेंटिव फी नहीं मिलेगा इन केस बी एंड सी. केस ए में उसको कितना फी मिलता है वो तुम लोग को देखना है. ट्राई करो, मेरे को बताओ टोटल फी कितना मिलता है. ये सुनो क्या है. 11,60,000 है. हाँ परफेक्ट, 11,60,000. ये देखो सिंपल है. 20 करोड़ का 0.1% कितना होता है? AUM है ना, ओपनिंग AUM. अरे ऐसा नहीं, तूने स्टार्ट किया तभी मैनेज करने को कितना स्टार्ट किया. फिर नेक्स्ट ईयर में तेरा फंड वैल्यू अगर अभी फॉर एग्जांपल 21 CR हो गया तो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग का वैल्यू 21 CR है तो उसका 0.1%. ऐसे तो डेली बेसिस पे तो नहीं करेगा ना कैलकुलेट. वो तो 20 से 21 करोड़ भी अगर हुआ तो वन फाइन डे थोड़ी हो गया. स्टार्टिंग में तो तूने कुछ किया रहेगा. मैनेजमेंट फीस कभी भी ओपनिंग पे लेने का, ओपनिंग पे लेने का. सर ये जो है अब 20 to 21 करोड़ हुआ तो वो 1 करोड़ का अपन ने रिटर्न में क्यों नहीं गिना? मतलब 20 करोड़ से स्टार्ट हुआ. हाँ फिर ये रिटर्न ऑफ 29%, इसका क्या मतलब हुआ कि 29% उसने बराबर. 29% कितना होता है 20 करोड़ का? 5.8 करोड़. हाँ. अभी देखो 21 करोड़ तक का इंसेंटिव फी उसको ऑलरेडी पे हो चुका था ना पहले ही. तो अभी हाईएस्ट देखो अभी 20 से 21 करोड़, 1 करोड़ तक का जो रिटर्न है उसके लिए उसको नहीं मिलेगा इंसेंटिव फी. तो ये 1 करोड़ माइनस करना चाहिए ना इसमें से. अरे मतलब अभी प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसे ही होएगा ना. अभी सुनो मेरी बात सुनो. हाँ लाइफ टाइम में नहीं. अभी इसका नेक्स्ट टाइम जब भी इंसेंटिव फी होगा ना इट विल बी फंड वैल्यू ओवर एंड अबाउट 25.8 करोड़. क्योंकि 25.8 करोड़ तक का इंसेंटिव फी हैज ऑलरेडी बीन कॉम्पेंसेटेड फॉर. ये तुम लोग को समझ में आया? मैक्सिमम ऑफ वैल्यू सिंस इंसेप्शन. हाँ तो अभी नाउ न्यू मैक्सिमम वैल्यू सिंस इंसेप्शन ऑफ फंड इज नाउ 25.8. अर्लियर इट वाज 21. सो उसने 4.8 का ये मारा एक्स्ट्रा, तो वो 4.8 पे 2% मिलेगा. हाँ बोल. वो म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा यूनिट निकाल सकूंगा. हाँ म्यूचुअल फंड में से जितना तो चाहिए. अगर मैं वो जो जिसका इन्वेस्टर है जिसने हाँ. उसने थोड़ा फंड निकाल दिया उसका, ये म्यूचुअल हाँ मालूम है. अभी मैं तू बोल रहा है यही जो है यही चेंज हो गया. हाँ. अभी ये तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये हेज फंड वाला है. तो देखो ये क्वेश्चन जो है इट इज़ प्योरली ऑफ हेज फंड. तुम देखो इट इज़ ऑलवेज क्लोज एंडेड, तुम विड्रॉ नहीं कर सकते हो. तो वो म्यूचुअल फंड हेज फंड इट इज़ नॉट अ म्यूचुअल फंड क्वेश्चन. मैंने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में बोला था कि म्यूचुअल फंड में ये सब चीज़ नहीं प्रिवेल करते. उनको फ्लैट AUM फी मिलता है क्योंकि उनका AUM ही वेरी करेगा. ये 20 करोड़ है, इट इज़ सब्जेक्ट टू रिडेम्पशन. हेज फंड में इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू रिडेम्पशन.
ये तो 20 करोड़ जो है ये वो ओजी जब हाँ जब बस फंड बस लिया था तब नहीं का वैसा भी OG नहीं है। हो, ऐसा नहीं है, ये करंट वैल्यू है। स्टार्ट 10 करोड़ से किया रहेगा बट दे हैव बीन कॉम्पेंसेटेड अप टिल 21 सीआर, करंटली इट इज एट 20 सीआर। तो स्टार्ट किया रहेगा तभी भले 10 से करने दे कि 5 से करने दे, वो कितने साल पहले चालू किए वो कभी किए वो फर्क नहीं पड़ता है। उसको फंड मैनेजर को कब कितने अमाउंट तक का कॉम्पेंसेशन मिल चुका है, तो फंड वैल्यू अप टू 21 सीआर तक का कॉम्पेंसेशन मिल चुका है। नाउ नेक्स्ट कॉम्पेंसेशन विल कमेंस ओनली आफ्टर ही क्रॉसेस 21 सीआर, until then he is not entitled to any incentive fee। समझ में आ रहा है अभी? तो 4.8 करोड़ का जो एक्सेस है, एक्सेस वर्ड एक्सेस क्या बोला कि डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, व्हाट द करंट फंड वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंड सिंस इंसेप्शन विच वाज 21 सीआर। ये क्लियर है? तो 4.8 सीआर का ठीक है, अच्छे से लिखते हैं। सर एक डाउट है हाँ कि अभी समझो मतलब स्टार्टिंग में फंड था 20 करोड़ का, बराबर फिर वो 21 करोड़ का हुआ, बराबर। इट कैन बी बिकॉज ऑफ कैपिटल, इट इज बिकॉज ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन। बराबर। अभी ये जो 29% रिटर्न्स है, हाँ ये रिटर्न मतलब ये इसमें जो 20 सीआर करंट फंड वैल्यू है, हाँ। तो इसमें प्लस 29% करेगा विच विल बी द एंडिंग वैल्यू ऑफ योर फंड वैल्यू। मतलब ये ईयर के बिगनिंग में ये फंड वैल्यू था, तो तूने 29% कमाया तो तेरा फंड वैल्यू हो गया 25.8 सीआर। 21 करंटली नहीं है, 21 1.5 साल पहले तूने 21 टच किया था, 1.5 साल पहले वो खाली एक वो हाईएस्ट वो एक समझ ले तूने एक तेरा रिकॉर्ड ब्रेक किया था। जैसे अभी तूने नया फ्रेश रिकॉर्ड बनाया 25.8 का, तो अभी तेरा नेक्स्ट ईयर अगर 25.8 से 23 हो गया तो 23 से तू 24-25 तक भी जाएगा तेरा फंड वैल्यू, तो तेरे को इंसेंटिव भी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तूने पहले रिकॉर्ड बना लिया 25.8 का। तो तू रिकॉर्ड ब्रेक करेगा तो ही तुझे इंसेंटिव फी मिलेगा। फिर भले ये 3 साल बाद तेरा 23 का 26 हो गया, 3 साल बाद, तो 3 साल पहले तूने 25.8 का पीक वैल्यू टच किया था, जो क्रॉस करने पे ही तुझे इंसेंटिव फी मिलेगी। ये समझ में आया ना? तो चलो पहले थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। अच्छा इसको एक वन वे इज टू सॉलिड कॉलमनर, क्योंकि हमारा तीनों केस है बट अल्टीमेटली कंटेंट रिमेन्स द सेम। सो वन वे यू कैन डू इट कॉलमनर, या फिर तो सिंपल है ज़्यादा, तो इसमें कंटेंट्स भी नहीं है तो तीनों इंडिविजुअल केस में भी सॉल्व कर सकते हो। तो सर उसको मैनेजमेंट फी है वो कट करके ही आएगा ना बंदे को पैसा? हाँ मतलब रिटर्न्स में से कट हो जाएगा ना। नहीं मतलब वो स्टार्टिंग में ही कट हो जाएगा ना, मतलब हाँ कैसा है, मतलब नेट होके ही अपने को आएगा हाँ ना मतलब fund? नेट अभी ये 25.8 सीआर इसका फंड वैल्यू है, हाँ। जिसमें से ये लोग इंसेंटिव फी मैनेजमेंट फी लेस कर देंगे ना, तो फंड वैल्यू कम हो जाएगा। हाँ। और Expense- इंसेंटिव पे अपने को बाद से चार्ज होगा ना, वो जो भी होएगा। हाँ सर बुक्स मंगाए जाए ना? हाँ ग्रुप वन नहीं नहीं ग्रुप वन पूरा मंगा लो। ग्रुप वन में कौन से एक तो FR AFM और ऑडिट। तुम मंगा सकते हो। तेरे को इतना पैसा है तो सबके लिए मंगा सकते हैं। मंगा दे भाई, आज तो चाहिए मेरे को ऐसे। देख तू सबको बुक्स करेगा ना तो बहुत पुण्य मिलेगा भाई। हाँ। बड़ा है विद्या तू गिफ्ट ज्ञान कर रहा है, दान। मतलब तुम लोग को तो स्कूल खड़ा करना चाहिए। हाँ। जीतू भाई यूनिवर्सिटी, शरद पवार ने इसके लिए स्कूल खड़ा किया। जीतू भाई यूनिवर्सिटी होना चाहिए भाई। जीतू भाई ये देख तेरे तो नाम पे नहीं इसके नाम पे चलेगा ना वो कोटा फैक्ट्री वाला। अभी इसके ना जीतू भैया जीतू भैया यूनिवर्सिटी तुम सब मैं चला लूंगा, तू टेंशन मत लेना। तेरे जैसा दो दिया दे दो ज्यादा इंग्लिश नहीं हो गया। अच्छी वो लोग इम्प्रूव कर
Shut up. Shut up. देखो कल ऐसा बोलती है कि बाकू में ना सबको थोड़ा इंग्लिश नहीं आता फिर मैं तो जो भी Shut up, I love you. कौन सा लैंग्वेज बोलते हो उधर? रशियन. अच्छा मैं सबसे मुस्लिम था अजहर भाईजान बट वो बीएच में है ना बीएच. अरे तू भाई बोला कचरा कर दिया, कचरा कर दिया. इंग्लिश में बोल भाई, इंग्लिश में तो नहीं समझेगा. सातवी रिटर्न आहे. अरे हाँ घर आहे. हाँ इथे झाली होती. मोठू का टाइम सातवी आठ भाई प्रशांत मोठू. मुझे मैनेजमेंट भी मिलेगा बी और सी में सिर्फ मैनेजमेंट का मिलेगा हाँ भाई. कॉपी छोड़ नहीं लगा. निकाले नहीं एंडिंग फंड में भाई मैक्सिमम फंड में इंटेंशन पे एक्सेस वैल्यू डैश कर देंगे तो मतलब लिया होता है. मसा बता रहा है. क्या दे. भाई कल क्या खेला है भाई ये कल क्या हो गया मैच? मस्त SRH. SRH जीता. वन साइड क्या? 6 विकेट तो चला गया. बैटिंग भी अच्छा नहीं किया 46 हाँ वही, मैं तो स्कोर देख के मैं फिर सो गया. 170 तो क्या है. आरआर में जयसवाल स्टार्ट में बहुत सही खेला हाँ वो आउट हुआ फिर लाइन में विकेट गिरा लेकिन ठीक है, SRH जो परफॉर्म किया उस हिसाब से थोड़ा नीचे जैसा दिख लेवल गया. उसके क्या वापस एक बार तो क्या हरा दिया ना बट अभी ये लोग ही देंगे. अभी comeback अब तो आएगा. ऐसा लग रहा है भाई. इसका तो आरसीबी का तो नसीब नेक्स्ट लेवल पॉइंट है. अरे बट वो क्या में ये ना स्टार क्या ना हाँ स्टार क्या ना हेड को आउट कर मेरे को लग रहा है कि भाई ठीक है यार देगा भाई लास्ट टाइम में पिछले बार भी जब अरे वो जीता था ऐसे ही. आरसीबी का नाम सुन हम लोग हमारा बाजू वाला बोले फिलिप्स और के जो बाजू वाला है तो बोले आंटी बने मेरा कार्ड चिट्ठी आएगी तो बोले सर इनकी लगेगी तो कहा कि सर लिखते सर इनकी लगेगी सापड़ में नहीं तो बोली सर इनकी लगेगी भाई वो जो अंबरनाथ में जो क्लाइंट है ना उसका हम लोग सीएफओ बाजू में बैठे उसमें जीरो एटीट्यूड है प्यून में सीईओ जितना एटीट्यूड है. हमने कल फाइल मांगा बोलते नीचे लेफ्ट में और सब बोल के चला जाना तो पढ़ने की रात जाना अपना पढ़ने की रात भर नहीं स्ट्रेट एंड लेफ्ट. भाई कौन लेक्चर में पास अपने को वाला ना स्ट्रेट एंड लेफ्ट. पास में सब एम्प्लॉय निकल रहे वो मेरे मेरे को उसी लो उसी लो. इसकी वजह से नहीं इसकी वजह से रास्ता भाई गलत बोला. चलो थोड़ा अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन करते हैं. एक सेकंड से अच्छा ये बी और सी में हाँ भाई. 2 लाख ही आएगा ना. 2 लाख ही आएगा. इंसेंटिव फी तो कुछ है नहीं. बट तुम लोग को ये दिखाना पड़ेगा कि एक्सेस या तो जीरो है या तो नेगेटिव है एंड देयरफॉर नो इंसेंटिव फी. मतलब तुम्हारे दिमाग में कैलकुलेट करके बस वहाँ पे सिर्फ 2 लाख लिख दोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा. अरे दिमाग में नहीं चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 21. Mark this question very extremely important. Mr. X on 1st July 2007
during the initial offer of some mutual fund, during the initial offer of some mutual fund invested in 10,000 units having face value of rupees 10 for each unit. ठीक है, तो आई विल ड्रॉ अप अ टाइमलाइन. 1 जुलाई 2007 को उसने 10,000 यूनिट्स परचेज किए एट रुपीज़ 10 ईच. तो अमाउंट कितना हो गया? 1,00,000. On 31st March 2008, the dividend paid by MF was 10% and Mr. X found that his annualized yield was 153.33%. ठीक है, तो 31st March 2008 को डिविडेंड एट, सर इसमें भी डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू भी रहता है ना? हाँ फेस वैल्यू पे, and found that annualized yield was 153.3%. Yield is equal to 153.33%. On 31st December 2009, 20% dividend was given. ये तो देखो 31st March 2008 के बाद 31st March 2009 आता है, तब तक कोई इवेंट नहीं हुई रहती है. 31st March 2009 के बाद 31st December 2009 आता है, जब भी कितना परसेंट डिविडेंड मिला? 20%. Dividend at the rate 20% was given. On 31st March 2010, 31st March 2010, Mr. X redeemed all his balance of 11,296.11 units when the annualized yield was 73.52%. सर डिविडेंड रीइन्वेस्ट हुआ है क्या? हाँ, डिविडेंड री इन्वेस्ट हुआ है. What are the NAVs as on 31st March 2008, 31st March 2009 and 31st March 2010? अभी तुम लोग को ये सम करने को मैं 20 मिनट्स दूंगा. कितना? 20 मिनट्स. और जिसने ये तीनों आंसर करेक्ट निकाले उसको जो कैडबरी जितने का चाहिए मिल जाएगा. खुद से करोगे और शांति से करोगे तो ही आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा. सबसे पहला ब्लंडर होगा, अगर किसी के साथ डिस्कस किया तो ब्लंडर शुरू हो जाएगा. काम ऐसा करो कि खुद को ब्लेम कर सको. ठीक है, मैंने पूरे सम को समराइज करके दे दिया, तो क्वेश्चन रीड करने की तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैंने कुछ बोला नहीं. अच्छा हो गया. चलो मंडल से काफट चलो. सो इफ वी वांट टू प्रेजेंट इट नाइसली, तो सबसे पहले अपने को एनुअलाइज्ड यील्ड दिया है क्वेश्चन में, विच इज 153.33%. इफ एनुअलाइज्ड यील्ड इज दिस मच, देन होल्डिंग पीरियड यील्ड, होल्डिंग पीरियड यील्ड कितना है? होल्डिंग पीरियड यील्ड 9 मंथ्स. 9 मंथ्स कैसे पता चला? 1 जुलाई 2007 से लेकर 31st मार्च 2008, it will be 153.33 into 9/12 is equal to 115%. ठीक है. रिटर्न फॉर 9 मंथ्स इज इक्वल टू 1 लाख का तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इंटू तुम लोग ने 115 कमाया 9 महीने के लिए, मतलब तुम्हारा रिटर्न इन अमाउंट टर्म्स इज 1,15,000, जिसमें से लेस करेंगे डिविडेंड एट 10%. 1 लाख का 10% 10,000 रुपया, ये लेस कर दिया तो तुमको मिला कैपिटल एप्रिसिएशन ऑफ 1,05,000.
plus investment of 1 lakh, you get the closing NAV 2,05,000. Divided by number of units, 10,000, you get NAV of 20.5 per unit. सर इसमें वो लॉजिक समझ सकते कि जो डिविडेंड मिल रहा है उसी के यूनिट देने के लिए डिविडेंड को कंसीडर नहीं कर सकते. रिपीट कर. जो डिविडेंड के ही यूनिट्स रीइन्वेस्ट करने के लिए हाँ डिविडेंड को गिन के अपन एनएवी नहीं निकाल सकते ना. नहीं वो अलग है. वो अलग है. मैंने वैसे ही किया, आंसर अलग है फिर उसमें. सर और स्टार्टिंग के समय में तो अपन इनकम में डिविडेंड लेते तो उसको नहीं कंसीडर करते थे ना. हाँ मैंने भाई ऐसा किया कि 20 पर यूनिट में एक मिनट मैं तेरे को उल्टा करके दिखाता हूँ. एक सेकंड रुक जा. तेरा रिटर्न कैलकुलेशन में 115% रिटर्न है तेरा. हाँ 10,000 रुपये का डिविडेंड हाँ प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन 1,05,000 हाँ. डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख इंटू 100. ले क्या हो गया. फॉर्मूला में डाला उल्टा. हाँ तू कर बस. तुम लोग को मैंने जो किया वो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगर ये लोग ने 153.33% रिटर्न दिया है, डिविडेंड का अमाउंट मालूम है 10,000 प्लस तेरे को कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मालूम, डिवाइडेड बाय तेरे को इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तो मालूम है लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और 10% डिविडेंड है तो तेरे को ये भी मालूम है कि डिविडेंड का अमाउंट तो 10,000 है इंटू 100. ये क्या है. ये 9 महीने के लिए. नहीं हाँ तो इंटू 12/9 करना पड़ेगा ना क्योंकि ये 153.33 है तो तेरे को कैपिटल एप्रिसिएशन 1,05,000 रुपये मिलेगा. क्लियर है. बेसन थोड़ा ऊपर जाओ खाली. हो गया. ये NAV निकाला हमने. फिर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑब्टेन्ड. अगर वो जो नीचे वाला फॉर्मूला था उसमें -1 लाख भी किया मैंने. हाँ एक सेकंड. हाँ. अच्छा अभी ये जो है इसमें और एक ऑप्शन है क्लोजिंग वैल्यू क्लोजिंग NAV माइनस इन्वेस्टमेंट वैल्यू. हाँ मैंने इसमें भी ट्राई किया इससे. तो भी आएगा ना सेम. क्लोजिंग NAV तेरे को 2,05,000 आ जाएगा क्योंकि माइनस इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख. ये कैपिटल एप्रिसिएशन क्या है. क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस ओपनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओपनिंग वैल्यू इज 1 लाख. क्लोजिंग वैल्यू तुम लोग को ऑटोमेटिकली 2,05,000 आएगा. टोटल वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट अपॉन इन्वेस्टमेंट हाँ इक्वल टू 115%. 10,000 का डिविडेंड पकड़ा ना तूने. हाँ इसमें भी ये वाले मेरा ऊपर वाले मेथड से लेके इधर पे डिविडेंड. हाँ डिविडेंड हाँ तो इसीलिए जो जिन लोगों को 21.5 आया है वो 1 रुपया इसीलिए क्योंकि पर यूनिट 1 रुपये का डिविडेंड कंसिडर कर दिए लोग. अभी सर 2009 में. एक सेकंड रुक जा भाई. ये तो खत्म होने दे. एनीथिंग इन एक्सेस. ये चलो 31 मार्च 2008 तक का स्टोरी क्लियर. तुम्हारे पास 10,487.8 यूनिट्स हैं जिसका NAV कितना है 20.5. एक LC लो हाथ में. 10,487.8 यूनिट्स है. एज एन इन्वेस्टर तुम 31 मार्च 2008 को खड़े हो. तुम्हारा पोर्टफोलियो ओपन कर रहे हो. तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास यूनिट्स कितने हैं 10,487.8 यूनिट्स है.
जिनकी वैल्यू है 20.5 रुपया पर यूनिट, तो 10,487.8 इंटू 20.5 2,15,000 तुमने डाले कितने लाख रुपए, तो तुम्हारा रिटर्न आया 115 टके का। क्यों? क्योंकि बैंक में तो आया नहीं ना 10,000 का डिविडेंड, यूनिट्स में आ गए वो। तुम्हारे घर पे कोई एक भी रुपया आया नहीं है, तो बैंक अकाउंट में कोई रिटर्न नहीं है तुम्हारे, जो भी है सब पोर्टफोलियो में ही है। क्लियर? यस चलो ये एक साल हुआ। अभी आते हैं हम दूसरे साल में। 31 मार्च, यहाँ पे एक सेकंड टाइमलाइन पे जाता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे मिल गया कि मेरे पास 10,487.8 यूनिट्स है एंड NAV is 20.5 पर यूनिट। नाउ सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन अराइजेस कि सर यहाँ का NAV निकाले तो निकाले कैसे। क्लियर है? क्वेश्चन इज प्रॉब्लमेटिक इन द सेंस दैट दिस डिविडेंड जो है 20 टके का, ये लोग को 31 दिसंबर 2009 के बदले 31 दिसंबर 2008 को गिराना चाहिए था, सो दैट वी कुड हैव फाउंड आउट NAV एज ऑन दिस डेट। ऐसा कुछ कर सकते थे। अभी तुम लोग एक चीज समझ लो, ये यूनिट्स जो है, सुनो पे वेरी मच अटेंशन ओवर हियर। 31 मार्च 2008 को तुम्हारे पास 10,487.8 यूनिट्स हो जाते हैं एंड रिडेम्पशन के टाइम पे तुम्हारे पास 11,296.11 यूनिट्स हो जाते हैं एंड बीच में एक ही बार डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, बीच में एक ही बार डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। तो ये जो इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स है वो ये डिविडेंड के वजह से ही हो सकता है, बराबर है ना? और कोई रीजन की वजह से हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन्वेस्टर ने और पैसा तो इन्फ्यूज किया नहीं है। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ यूनिट्स? व्हाट इज द 808.31 यूनिट्स। अच्छा, तो जो दूसरे बार डिविडेंड डिक्लेयर हुआ रहेगा उसमें इन्वेस्टर को 808.31 यूनिट्स मिला होगा एंड डिविडेंड का रेट इज 20% ऑन फेस वैल्यू ऑन द यूनिट्स हेल्ड बाय हिम। तो 10,487.8 इंटू 10 रुपीज का फेस वैल्यू इंटू 20% इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। You have the amount of dividend, you have the number of units which have been received on dividend reinvestment, then you can calculate the NAV as on the date of dividend. NAV as on the date of dividend, which is 31st December 2009. 25.95. This 25.95 we will consider it as NAV as on 31st March 2009. क्यों आई थे? क्योंकि बीच में कोई इवेंट मैंने क्या बोला? टेक्निकली 25.95 इज द NAV एज ऑन 31st December 2009. पॉइंट इज 100% वैलिड एंड ये आर्ग्यूएबल ही है कि 31st दिसंबर का NAV एंड 31st मार्च का NAV 2009 का NAV कैसे सेम हो सकता है? 9 महीने है उसके बीच में, तो ऑब्वियसली कुछ कम होगा, बट अपने पास कोई इन्फो ही नहीं है। 31st March 2009 ना होता है, काई तो कैप गेन के कैप लॉस था ना। हाँ हुआ ना, तेरे को तो देख रहा है, तेरा NAV जो 20.5 था ये तारीख को 20.5 था 31st दिसंबर 2008 को, 31st दिसंबर 2009 तक 25.95 हो रहा है, कैप गेन हुआ ही है ना। दैट इज कैलकुलेट करने के लिए अपने को पजल के जैसे मैनर में सॉल्व करना पड़ रहा है, अपने को डायरेक्टली नहीं दिया कि कितना कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है। सो देयरफॉर वी कैन नॉट डायरेक्ट, बट इफ यू सी तो कैप गेन तो हुआ ही है ना, NAV तो इंक्रीज हुआ ही है पर यूनिट। एंड जो फ्रेश यूनिट्स मिल रहे हैं, मतलब जो नया डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है उसमें जो अपने को फ्रेश यूनिट्स मिल रहे हैं वो ज्यादा NAV पे मिल रहे हैं। बट दिस इज द ओनली वे इन विच वी कैन फाइंड आउट द NAV इन द ईयर 2009। देयर इज नो अदर वे, because increase in number of units is only because of dividend. We know the amount of dividend. सर अगर वो उतने यूनिट से वो दिन का NAV मल्टीप्लाई करके एक मिनट रिपीट कर, वो मत बोल। 487 है ना, हाँ बराबर, उसको NAV से मल्टीप्लाई किया, NAV से मल्टीप्लाई किया, ओके, तो टोटल वैल्यू मिलेगा 2,15,000। और अच्छा सर मैं ये जो 31st मार्च है उसमें डिविडेंड
यूनिट्स इंक्रीज ही नहीं होगा ना, वो तो डिक्लेयर ही 31 दिसंबर। हाँ वही तो बात है पॉइंट वही है कि दिस एनएवी जो 25.95 दिस शुड हैव बीन ऑन 31st दिसंबर 2009। कहते हैं कि एनुअलाइज यील्ड जो दिया है 73.52 वो कब तो से annualized हुआ है? वो होल्डिंग वो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब कितना होता है 33 मंथ्स होते हैं 2 साल 9 महीने हैं। तो वो फिर उससे बैक कैलकुलेट बट इससे तो अपने को 31 मार्च 2010 का एनएवी मिलेगा। मतलब तो ये यील्ड है, इसको अगर अपन 12 मंथ्स का यील्ड निकाले इसका तो तुझे ये नहीं दिस इज योर ओवरऑल 12 मंथ रेट। ये नहीं बोलते कि 8-9 का कितना है 9-10 का कितना है। ये पूरे 33 मंथ्स का एनुअलाइज किया हुआ रिटर्न है, फॉर द ईयर नहीं है इसमें कुछ। तो जो आपको 215 છે 215 है हाँ, એના ઉપર પ્લસ ડિવિડન્ડ એના ઉપર प्लस डिविडेंड જે 20% મળ્યું हाँ पर अच्छा तू 31 मार्च 2010 के एनएवी का हाँ। बात कर रहा है एक्चुअली, मतलब वो हम आएंगे थर्ड पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है ना। तू एनएवी एज ऑन 31 मार्च 2010 पे चला गया। अगर वो दिन का यूनिट्स इनटू वो दिन का एनएवी मिल जाएगा अभी 31 5 10 का हाँ बराबर, तो वो टोटल अमाउंट माइनस 215 किया तो उसमें डिविडेंड और कैपिटल अप्रिसिएशन दोनों होगा ना। हाँ बराबर। हाँ तो फिर कैपिटल अप्रिसिएशन का वैल्यू मिल जाएगा ना 9। अरे बट वो 2 साल का है ना 8 से 10 का है, तो 8-9 का कितना है 9-10 का कितना है वो तुझे थोड़ी मालूम है। 9-10 का फिर 12 महीने का निकालेंगे। तू तो डिवाइड बाय 2 कर रहे हो, तो तू इक्वलाइज कर दिया ना तेरे हिसाब से, नहीं, सिंपल एवरेज कर equalize दिया। नहीं होगा ना। फर्स्ट ईयर का यील्ड अपने को पता है हाँ पता है 9 मंथ्स का। बराबर ये है। जो फिर है 8 9 9 10 का नहीं मालूम है अपने को, फिर पूरा 33 मंथ्स का मालूम है अपने को। 31 मार्च 2008 तक का पता था, लेकिन ये इधर से लेके इधर तक का और इधर से लेके इधर तक का ये नहीं मालूम अपने को। वी नो दैट यहाँ से यहाँ तक का पूरा 73.52 पर एनम है, एंड यहाँ से यहाँ तक का मालूम है। तो ये नहीं मालूम तेरे को इंडिविजुअली। मतलब हाँ। क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, बट तुम लोग समझ लो कि 31 दिसंबर भले डिविडेंड 31 दिसंबर का है, तुम्हारे मेंटल क्लैरिटी के लिए तुम ऐसा समझ लो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ऑन 31 मार्च 2000 खत्म, तो तुमको कभी गड़बड़ी नहीं हुई। बट यही सम सेम फिगर्स हमेशा से यही पूछते आ रहे हैं और बहुत बार पूछा, इतने अनगिनत बार ये सवाल पूछा है ना, आंसर सबको ही बायट होंगे जो भी सीए फाइनल का स्टूडेंट होगा। सोच यही सब मॉड्यूल में 3 बार है सेम क्वेश्चन मतलब सेम फिगर्स के साथ, बस ईयर चेंज किया है। नेक्स्ट सम ही देखो सेम है 22 कैप गेन ये वो अच्छा कुछ तो ये है उसमें स्लाइड चेंज है, बट क्वेश्चन 23 सेम है। चलो इधर तक समझ में आया? तो अभी तुम लोग को अभी प्रेजेंट करना है 2009 का, कि पहले मैं 2010 एक्सप्लेन करूँ फिर 9-10 का साथ में अच्छे से प्रेजेंट करना है? एक्सप्लेन कर लो। हाँ तो अभी देखो 73.52% इज द एंटायर एनुअलाइज्ड रिटर्न। एनुअलाइज्ड रिटर्न है मतलब 12/33। सो दिस रिटर्न इज इक्वल टू क्लोजिंग यूनिट्स into NAV as on 31st March 2010, क्योंकि this is the sale value of your mutual fund investments minus your investment value of 1 lakh upon your investment value of 1 lakh into 100 into 12/30। सिंपल मिल गया मेरे को NAV as on 31st March 2010। अच्छा एनुअलाइज्ड रिटर्न सेल करते हो? समझ में आया? कुछ झंझट मारी नहीं था मेरे को, ये मालूम है ये यहाँ पे अभी डिविडेंड नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि डिविडेंड हैज ऑलरेडी बीन कैप्चर्ड इन दिस एक्स्ट्रा 1296.11 यूनिट्स। ठीक है, तो तुम्हारा डिविडेंड तो ऑलरेडी वो यूनिट्स में कैप्चर हो चुका है। तुम्हारे पास अभी क्या बचा है? तुम अगर पोर्टफोलियो ओपन करते हो, तुमने अगर फ़ोन में तुम्हारा ऐप ओपन किया, तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास इतने यूनिट्स है जिसका ये भाव चल रहा है, बेचेंगे तो इतना पैसा मिलेगा। तुमने कितना डाला था? इतना डाला था, ख़त्म बात। तुम्हारे बैंक में कोई पैसा आया, बैंक में अगर कोई पैसा आया होता तो मैं इसमें 20,000 रुपीज़ फॉर एग्जांपल ऐड करता था कि भाई मेरे को 2 साल में ना बीच में 2-2 10-10 हज़ार का डिविडेंड भी मिला था, तो वो भी मैं ऐड करता हूँ क्योंकि वो तो मुझे पहले ही मिल चुके हैं। बट इसमें तो कुछ मिला ही नहीं है, जो भी मिला था वो एक्स्ट्रा यूनिट्स मिले थे। क्लियर? सो दिस विल गिव यू द NAV as on 31st March 2010।
आई होप क्लियर। यस ठीक है, चलो अभी 2009 और 10 दोनों का साथ में प्रेजेंट करते हैं। ये 8 वाला तो हो गया ना सब लोग का। अभी हम लोग ने लास्ट लाइन क्या लिखा था, नंबर ऑफ यूनिट्स 10,487.8 यूनिट्स टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। 3138 हाँ, उसमें ही आगे कंटिन्यू करना है। नौकरी कर दिया था उसको बोला नहीं तो मैं। चेक कर दिया था किसने किया था चेक कर कर सकता है तो शुद्ध चेक कर दो। वो मैं मंगाऊंगी किसी का तो 45 वर्ष की काय ये भी सैलरी की काय तो अभी काय वाली शीट पे नहीं मिलेगी बाकी चेक कर अरे बोला कि सोने की तो पूरी शीट अपडेट हुआ है वो जो है ना, मैंने खबर नहीं कोई से बोले वो शीट अपडेट हुई। मुझे खाने की मुझे लगी कि वही देख ली थी खाने हाँ खाने को बोले थे कि किसी वही देख ली थी वो कुछ भी याद नहीं। मैंने बोला कि सुबह वो लोग भी जाते दर्शन 12 बजे जाते कोई की भी चेक नहीं करे। अरे काय है तो नहीं रिटर्न भी करी थी। डिविडेंड का अमाउंट कितना है? 20,975.6। You तुझे सिंपल है कि मैंने वो क्लास में कुछ अभी बात हो रहा था हो गया फिक्स बेंचेस भी भेज दिए वो क्लास में हमको भेज दिया। हम सभी नहीं गए, हम तो ऐसे इधर खड़े थे तो पता नहीं काम कर रहे थे। तो तुम लोग बात में बोल रहे ना नहीं बुलाया था मुझे। एक महीने का हुआ था मोस्टली एक महीने का पूरा होने वाला पूरा होने वाला अभी तो इधर ही है क्लास। मुंशी स्टेट कौन सा मुझे था एक है कौन सा नाम क्या था वो? अरे यार वो पार्किंग का गजब है। पेरिस न्यूयॉर्क दुबई। अच्छा वो क्लास में क्या पार्किंग नहीं हो वो ऑड इवन डेज है ना उधर सामने। ऑडी में बहुत सीन सबका है, होता है एक बार पार्किंग का सीन ऑडी है, है। पार्किंग का सीन है। पार्किंग का सीन तो है। पार्किंग का ठीक है। अरे दिखता भी नहीं है अंदर इतना हम्म। पतला बिल्डिंग है चढ़ने। वही उधर ही ना गोकुल हॉस्पिटल का हाँ जगह बहुत वो रखा है। रीडेवलपमेंट में जाए भाई, जल्दी जाने वाला है ये साल या अगले साल, जल्दी जाए सब दुकान। अरे मतलब 50 साल प्लस हो जाते हैं तो लीगली ओ भाई टेनिस का रोज एक्सरसाइज आएगा। उधर लिफ्ट नहीं है भाई। कितना क्लासरूम में देख, तीनों फ्लोर पे क्लासरूम है, 1 2 3, बट जनरली 1 पे ही होगा वैसे। हाँ तो ठीक है भाई, ये सब पहले अपन बात कर लेंगे भाई। नहीं तो तू तो लिफ्ट लगाएगा पहले। सर नहीं सर डील मना करेंगे कि लिफ्ट नहीं है। क्या बात है। पर ठीक है एकदम एरिया चेंज हुआ है एक रोड आगे। बेटा पार्किंग का तो फिर तो सीन हो जाएगा, तो पार्किंग किधर करेंगे स्कूटर वाले जो आएंगे तो तू रिक्शा में आता है ना तो वो चुप रहना। भाई वो सबका होता है ना, तेरा इधर से भी टो होता है उधर तो रोज वही ना। ये भाई एक्टिव होगा, वो एक्टिव होगा।
भाई क्या करूं? देखो बोलता भी नहीं तू क्या क्या है तो लाइसेंस भी नहीं है दिक्कत करो देखो भाई चलाना भी नहीं आता बैक हो गया। पर फिर साथ था ना मैं तो ज्यादा बोल रहा तेरे को लेके गिरे हो एक बार गिरा था लेके हर्षिल ज्यादा मुझे गिरा नहीं हर्षिल अब नहीं गिरे थे एक बार ऐसा इनोवा को ठोक दिया था करे ने। वो स्कूटी से पकड़ के वो इनोवा दूसरा को ठोक दिया था। 2 बार मतलब हुआ है बोला नहीं वो बाहर निकले उसके पहले भाग गए हाँ हराम लेडी ड्राइवर ने नहीं, उसका गलती था इसमें मैंने ठोका तेरी ड्राइवर बोला था मैं समझ हाँ। गलती था उसका भी गलती उसका भी था उसका ही urgent हाँ, तो break। वही बोला उसका ही गलती था। वो एक वो ये हो गया। हाँ आरएचपी रोड है उधर से ऐसे साइड में भी हम लोग को भी बिना देखे ऐसे बाहर आई और बाहर आके भी इसका वैसे भी मार दिया अचानक से देख मार दिया तो हमारा एक्टिवा से जा गाड़ी है क्यों है एक लोग एक्टिवा का भी मर्डर था ना ये हो गया टीवी वाला चला मैं सालों आगे जो होने दे अभी एक पार्टी करो उसका इनोवा गया ई बोल रही थी क्या था ना पापा को प्यार हो जाता नहीं मारा एक्टिवा छोड़ दे ये वाला सीन मेरे घर पे हुआ था। वाली मेरे पापा तेरे एक्टिवा को छोड़ तेरे एक्टिवा को क्लास का ओपनिंग के लिए क्लास के इसके लिए ब्रेक नहीं लगा वही बोला मेरा एक्टिवा में ब्रेक कैसे नहीं लगा क्लास अभी इसका ब्रेक सच्ची बहुत अरे भाई है। तो भाई नेशनल ब्रेक पैसे लड़के में वैसे ही होते हैं भाई स्कूटी क्लास के ओपनिंग के लिए मैं तेरे एक्टिवा में कितना फाइन है? मेरा क्या नहीं है? 16,500 तेरा 9,000 मेरा अभी तक हो गया रहेगा 20,000 के करीब। मैं सोच रहा था कि 1,00,000-2,00,000 क्रॉस कर ही लेता हूँ मैं टोकन करूँगा मैं स्कूटर रख ले। टोकन में जाता हूँ ना टोकन में जाता हूँ बोलता 10,000 निकालो क्या 10,000 निकालो फिर स्कूटर बेचने के लिए स्कूटर स्कूटर किसी इस पे पेन पूरी हेलमेट। हेलमेट सर को पकड़ नहीं पाते। इधर में सवाल ले हाँ, मेरा इधर का पकड़ा पापा तो ऐसे- ऐसे- बस ऐसे- हेलमेट नहीं पहनेंगे हाँ मतलब into हाँ 10 सभी हेलमेट नहीं पड़ता फिर तो बाइक पे कितना रहेगा? बाइक पे नहीं है, एक ही आपका है। कौन सा है वो सीवी RR है कि नहीं नहीं RR 310 है। तू साइकिल सीख पहले यार साइकिल आती थी वो चला आती थी। कौन सा हो 3 महीने 3 बार गिरा भाई तो फिर बंद हो गया सही है भाई हम लोग उस दिन नाउन सिग्नल पे गए सिग्नल जब भी ग्रीन था हम लोग निकल गए फिर जब भी बीच में पहुंचा तभी रेड हुआ तो मैं तो ग्रीन पे निकला था तो वो सिग्नल पे फाइन नहीं आया आरटीओ वाला पीछे से फाइन खींचा मेरे पापा को 1500 का ये आ गया सिग्नल का और फिर और एक 1500 को मारा कि रुका है और रुके नहीं तो वो तो तुम्हारा दरिया में रुका नहीं रुका नहीं पाया इतना रुका है जो सामने चेस कर देखते कौन आगे पहले पहुंचता है ओ भाई है ना चोर पुलिस खेलते ना बचपन में खेलते थे वो। मैं पापा को बोला उधर कौन सी स्पीड में भागूंगा मैं ट्रैफिक में हूं क्या ये तो रुका लेने का आगे पे हां वो एक बार जितना ऑफलाइन उतना रोके तो रोके ना हां बोले दादा आवाज आ दादा दादा भाऊ दादा बारा के देगा ना लाफा पता चल दादा भाऊ वडील सिंसियर बोले मैं तो साहेब साहेब मैं तो भाई सही हूं तो भी मैं लड़ने के लिए बने भाई सही हूं तो भी लड़ने के लिए हो गया? चार्जेबल चार्जेबल कौन भाई इमेज बॉडी ने देखा है जय शिवाजी। ओ सुन रहे हो पाकिस्तान नहीं नहीं अरे आप हमको ना अभी क्या हुआ हम लोग सिग्नल में रुके थे 1500 सिग्नल में रुके थे हम लोग बराबर बाइक बेचारे रुका था फिर है ना सिग्नल ब्लैकआउट हो गया तो भाई को लगा बंद हो गया तो मैं निकल गया सामने 4 जन अरे मैं बाजू में था तो मेरा ध्यान फोन में था तो मैं डर गया 4 जन क्या हुआ भाई तूने क्या किया उसकी डबल पड़ गई तो बाहर निकले तो बोलता है सिग्नल पे खड़ा सर बंद हो गया सिग्नल 15 को भरा फिर बोलता है 15 एक घंटा भरा गलती नहीं था तो हम लोग ने एक्सटेंड किया तो फोटो लिया लेकिन फिर नहीं आया भाई चला बोलता है कि ठीक है 1500 नहीं देना तो 500 दे दो अरे गलती नहीं तो 500 भी क्यों दे मैं उसके लिए तो मैंने उसे हम लोग को स्कूटी पे पकड़ा हेलमेट के बिना बाकी सब था उसका लाइसेंस वाइसेंस बोलता है काम करो 200 दो मैं फाइन नहीं मारता पर वो पहले फोटो खींचा था उसका ध्यान नहीं गया कि उसने फोटो खींच ली तो 200 भी लिया चला ये अलग है। भाई बबल गिर रहा है ये सब
मैंने कहा भाई क्या सर तो उसको प्रेजेंट वैल्यू का ज्ञान देके तो क्या अभी 10 साल बाद मेरे को क्या 500 रुपए से फर्क पड़ने वाला। आज का 500 रुपये 10 साल बाद 50 रुपया हो गया ना। इसीलिए पकड़ा तो बहुत नाटक है। हाँ? अगर एक भी दिन एक्चुअली पकड़ा ना तो लोग पुराने फाइन का भी बहुत नाटक है। अरे नाटक तो करते अभी पैसे ही नहीं है देने को, कहाँ से देंगे। हाँ। उसको भी पता है और सबसे बेस्ट हैक देख तेरे को बोलो, ये जो अपना लाइसेंस रिन्यू करने जाते हैं तो उसमें ये लोग फाइन कलेक्ट करते हैं, वरना रिन्यू नहीं करने देते। मतलब ऐसे रिक्शा वालों के केस में तो पक्का सीन है कि ये लोग जो भी फाइन चढ़ता है ना, तो तू लाइसेंस अभी अपना तो 20 साल का लाइसेंस है, मेरा 2036 में है रिन्यूअल, तो तभी ये लोग पूरा आउटस्टैंडिंग ड्यू सब क्लियर करवाएंगे फिर ही लाइसेंस रिन्यू करेंगे। तो एक ये है कि तुम लोग जो भी स्कूटर बाइक है वो किसी मेड के नाम पे अनऑफिशियली ट्रांसफ़र करो, उसके नाम पे चढ़ने दो, उसके लाइसेंस का तो कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ ओनरशिप उसके नाम का है। वो एक है कि कभी रिकवरी होएगा ही नहीं। ऐसा सिग्नल अगर 3 या 4 बार तोड़ा ना, हाँ। तो लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड होता है। होता है। तो मेरे मामा उस दिन मेरे को भड़क रहे थे कि वही बात तोड़ेगा लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। हाँ, और मतलब टोइंग का भी यही सीन है ना, तू फर्स्ट टाइम तेरा टो हुआ तो 700 रुपये है, सेकेंड टाइम सीधा 1500। 1500 नहीं 1799 अरे वो 200 भाई पब्लिक बोल के आया टोइंग चार्जेस है STP प्लस GST। बट ये कौन सा टाइप का इंक्रीमेंट है 799 का 1799 का 1000 रुपया बढ़ा देने का। सीधा सीधा वैसा है भाई, ये सब बैंगलोर में तो और भी बेकार है। उधर ओवर स्पीडिंग का तुम्हारा अपने यहाँ पे 2000 रुपये है, सीधा 2000 से वहाँ पे 4000 हो जाते हैं, ऐसा सब सीन है। पुणे में रहता है। वैसे बहुत बेकार है। नहीं वो पहले पूरा कैसे लिखते हैं? अभी आया ना वो ऐसे तो अच्छी बात है ना, ये सब अच्छी बात है ना। GTA वैसी थी। ऐसे देखा जाए। अरे उसकी गाड़ी में तो पत्थर फेंक रहे थे वीडियो देखा क्या। तोड़ दे बड़ा गाड़ी। किसका? हाँ, और तो पत्थर होता, बड़ा बड़ा पत्थर होता। वो गाड़ी तोड़ के क्या है, वैसे भी तो पूरा गाड़ी इंश्योरेंस में आना था, तुमने मतलब क्या ही रेज निकाल उसके 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 घर पे फेंकना चाहिए था ना, तो तुम्हारा रेज निकले, गाड़ी पे क्या मतलब है। क्या एक तो बच्चा है ऊपर से पी के चला रहा है। हाँ? एक थोड़ी रहेगा, 2-3 रहेगा। एक तो बच्चा था ऊपर से पी के चला रहा है। हाँ वही तो भाई, स्पीड देखा था क्या 200 जूम करके, वो सीसीटीवी में है। हाँ? बट एक्चुअली जो वीडियो देखा ना मैंने उस पे 200 लग नहीं रहा था, 200 तो बहुत हाई बोल रहे थे। 200 पे दिखता भी नहीं है 200 पे दिखता भी नहीं था, 1.1 सेकंड में भी नहीं दिखेगा। बट और वो CCTV 150 के आसपास तो हाँ, होगा भाई, बस। 150 200 240 बोल दिया भाई, मैं बोला 240 इतने पतले रास्ते पे भाई। एक क्या न्यूज़ वाले हाइप करते हैं ना कैप्चर करेगा। ये इंडिया में भाई, इतने पतले लेन में 240 टच भी ना हो। रोड वर्किंग रोड था। वर्किंग रोड था, वर्किंग रोड पे तुम 120 भी भगा तो वो कोई भी देखेगा बहुत नहीं, बड़ा है, देखेगा वही नहीं। तो। इतना स्पीड में मेरा 30-40 भी लोग को ज्यादा लगने लगता है, तो भाई ये सब क्या है 150-200 उतना एफिशिएंसी भी नहीं रहेगा इनके कैमरा। कुछ नहीं। स्लो ही चला रहा है। उसको मारा भी वो भी वीडियो है। उसको मारा? मारा पूरा इंटरप्रेशन देख रहे हो अपने। हाँ? क्या बात कर रही है, ये नहीं पता था कि मारा। हाँ मेरे को वो नहीं मारा। और फिर ड्राइवर चढ़ा रहा था, ऐसे कैसे बोल रहे हो। ड्राइवर ने वही ड्राइवर चला तो नहीं चलाता वही चलाता। उसको लिखा ना, बोला ऐसे लिखो वो पता है उसके बाद 15 दिन सोशल सर्विस। भाई ये बट जस्टिस, ये लोग को भी कुछ दिमाग नहीं है कि ये लोग ऐसा सब दे रहे हैं, ये लोग काम करने के। भाई मतलब तुम ચોપા ચોપા પછી એને જોયું પછી ને ગાડીને જોયું दिखा दिखा वो भाई, वो भाई सबने भाई अबे जब तक दो लोग हाथ साफ करने में इंडियन पब्लिक पहले आता है। अरे पर 2 लोग सीधा मर गया ना। अरे कल इधर हो गया था, कल अपना इधर बहुत मारामारी हो गया, ये पाव भाजी वाले अपने एसएल रोड पे कल 1 घंटा मारामारी चल रहा है। हाँ हाँ, ये जो लाइन में 4-5 है ना पाव भाजी वाले, बहुत मारामारी हो, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। मैं खड़ा हूँ इधर और ट्रैफिक जाम इसलिए सब लोग देखने के लिए खड़े रह गए, लेक्चर मेरे को आने को लेट हो गया इतना। और मैं पास हो रहा तभी भी मारामारी, सब लोग जमा होके मस्त देख रहे, बस 5-6 लोग मारामारी कर रहे। भाई पता ही नहीं कौन किसके साइड पे था, सब ऐसे ही रैंडमली मार रहे मारो। उधर भी हुआ था ना अभी, जब मैं महाबलेश्वर था तभी ये फिटनेस यार्ड है ना। हाँ हाँ, वो तो मीर कोटेचा के ऑफिस के बाहर। हाँ। अरे वो तो बड़ा सीन हो भाई गया। आगे बोलो नहीं हो सकता।
फडणवीस मिहिर भाई का मिहिर भाई. गया था. मिहिर भाई. संजय लीला तो पाटील. शिवसेना वाले वो फिर वो नाही आ का गया काय इंस्टाग्राम पे बोलते? मीर कोटेचा. हे मी कधी ऐकून घेणार नाही. मिहिर भाई. मिहिर भाई. पर बहुत चले ज्यादा नोटा. मिहिर भाई. गुड. मानते मिहिर भाई. 50% लोग ने वोट किए हैं. बहुत कम लोग ने वोट मुलुंड में हाईएस्ट है. मुलुंड में आई है. सर आप नोटा We can make it. आप नोटा नोटा कांग्रेस. कांग्रेस को दिया. अगर मेरी मम्मी जो मेरे पे भड़की है सब, मैं सबको फैला रहा हूँ ना कांग्रेस कांग्रेस. जल्दी जल्दी चोरी में आ गया तो. फिर आपने बिना माफ का नाम दे. चलो एक नया कॉन्सेप्ट करना है. हो गया ना ये लिख के. फिर क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा कौन सा है? 20. इसके बाद वाले 2 जो है ना वो दोनों होमवर्क है. 20 to 23. अभी तुम्हारा एक सुनो सुनो क्वेश्चन नंबर सुनो. क्वेश्चन नंबर 32 और 33 ये दोनों पोर्टफोलियो के क्वेश्चंस हैं. हो गया. इससे ना मैंने टेम्परेचर चेंज आए खुद चेंज किए जो आए जोरदार पर रेगुलर से ट्राई करता है खुद हम सामने अपना कर देता. सामने करत त्या काय राजू चुबेस क्या कर रहे हैं? Shut up and. चलो 30. अच्छा वो लिखा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ. अभी कम टू क्वेश्चन नंबर 35. सेम है. क्या से नहीं 35 सुनी थी. इसके बाद अपना आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 2 ही बाकी है ना. ये सब के बाद देख लो बस. 35 और 1 2 तीन ही क्वेश्चन बाकी है ना. 1 2 करेंगे अभी बट 35 के बाद 1 2 बस. मेरे को सिर्फ बता दो बाकी सब सम हो गए ना. कोई बाकी नहीं है ना. 2 क्वेश्चन पोर्टफोलियो के साथ है. 32 33 28 लिखना है क्या? 28 किया सब लाभ सबके निकले. अभी बोला 22 23. हाँ 1 2 बाकी 1 to 20 तो सब हो गए थे हाँ, अपने पहले. बस. चलो बचा लिया. चलो गाइस चैप्टर कंप्लीट अच्छा है. दिया हमने. 3 सम बाकी है. 2 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा. कल वाला ये वाला. अभी तुम लोग ये हफ्ते में 4 चैप्टर मस्त रिवाइज भी कर लो तो अच्छा भी हो जाएगा. ऑडिट और एफआर टेस्ट. ये सीरियसली देना है टेस्ट को, मस्ती में नहीं. चलो रीबैलेंसिंग सुनो. ध्यान दो 5 मिनट. नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स. सबसे फर्स्ट टाइप इज एक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल एंड दूसरा इज पैसिव मैनेजमेंट स्टाइल. नाउ व्हाट इज एक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल? The one in which the fund manager generally has a strategy, predefined strategy or a style which he follows. So basically market movements को track करके he tries to liquidate, he tries to churn the portfolio. मतलब he participates actively in the management of the portfolio. Versus a passive style of management जिसमें क्या होता है कि एक बार ले लिया ना अभी लेके भूल जाने का. Let the stock work for itself. मतलब अभी हमने फॉर एग्जाम्पल उसने इन्वेस्ट किया रिलायंस में तो अभी वो 4-5 साल देखेगा ही नहीं उसको. दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रेडिशनल बाय एंड होल्ड पॉलिसी, जिसमें लेके रख दिया. वो ये नहीं देखेगा कि अभी इंडियन इकोनॉमी में रिसेशन का लाइकलीहुड है या फिर कुछ वॉर का इम्पैक्ट होने वाला है. उसने ले लिया तो वो ले लिया, फिर वो
मार्केट टर्बुलेंस से इम्पैक्ट नहीं होने देगा खुद का पोर्टफोलियो, वो खड़ा रहेगा। वर्सेस ऑन द अदर साइड एक्टिव मैनेजर क्या करेगा कि अरे ही इज फोरकास्टिंग रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा कॉशनरी वाइब्स आ रहे हैं कि भाई मार्केट थोड़े से गिर सकते हैं, करेक्शन एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेटेड है, तो वो क्या करेगा, बोलेगा अभी के लिए मैं बेच देता हूँ, आई विल सिट ऑन कैश। यही सेम स्टॉक्स जब भी मार्केट करेक्ट होएगा तभी मैं उतने ही पैसे से मैं ज़्यादा क्वांटिटी उठा पाऊंगा। सो वाई शुड आई, जब भी मेरे को पता ही है कि मार्केट गिरने वाला है, ज़्यादा चांसेस है गिरने का, एंड ग्लोबली भी ऐसे क्यूज मिल रहे हैं कि मार्केट गिर सकते हैं, सो आई विल सिट ऑन कैश। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट वेयर द मैनेजर एक्टिवली पार्टिसिपेट्स एंड वो देखते हैं कि कौन से साइकिल में कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना कैश पे बैठना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जनरली एक्टिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट अगर हम प्रेफर करते हैं तो फंड मैनेजर का फीस ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उसका पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा है ना। he has to constantly keep on tracking various factors, various things, and he has to be updated कि दुनिया में क्या चल रहा है, कंट्री में क्या चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जिसमें उसने कुछ कर रखा है इन्वेस्ट, सेक्टर वाइज उसको अटेंशन पे करना पड़ता है, रेगुलेटरी नॉर्म्स देखने पड़ते हैं, क्या क्या न्यूज़ आ रहे हैं, सब कुछ ट्रैक करना पड़ता है। ऑन द अदर एंड पैसिव वाला तो बस लेके सो गया, उसको कुछ काम नहीं है ना, वो देखेगा नहीं रोज रोज कि आज क्या प्राइस है इसका, आज क्या हुआ इसके साथ, ठीक है। सो पैसिव वाले का फीस जो है वो कम होता है, लेकिन एक्टिव वाले का फीस ज़्यादा होता है। बट फीस ज़्यादा होने के साथ साथ उसके माथे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज़्यादा होते हैं, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स किस में ज़्यादा होगा? एक्टिव वाले में। भाई तू इतना मेहनत कर रहा है, इतना स्किल डिप्लॉय कर रहा है, देन ऑब्वियसली योर स्किल शुड गेट सम एक्स्ट्रा रिटर्न्स, एंड दैट इज द रीजन वाई वी आर पेइंग हायर फीस। अगर सिमिलर रिटर्न्स ही होता तो हम पैसिव स्टाइल ही प्रेफर करते थे, कम फीस लगते थे। So these are two schools of thoughts, and what managers generally do is, कुछ लोगों का ऐसा स्टाइल होता है कि दे कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो टुवर्ड्स पैसिव स्टाइल, कि भाई ये कुछ स्टॉक्स है जो हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, जिसमें हम कभी कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, तो हमने लेके रख दिए हैं। एंड कुछ स्टॉक्स होते हैं जनरली स्मॉल कैप्स वाले, जिसमें मार्केट का मूवमेंट्स ट्रैक करना बहुत नेसेसरी है, बिकॉज दे आर प्रोन टू अ ह्यूज करेक्शन ऑल्सो। तो जब भी मार्केट करेक्ट होता है, कोविड का क्रैश आया, वॉर हो गया, तो ये सब में स्टॉक्स का डिमिनिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वर्सेस लार्ज कैप या ब्लू चिप स्टॉक्स में, जिसमें करेक्शन होता है लेकिन इतना भी नहीं कि इट विल सीवियरली इम्पैक्ट द फंड वैल्यू। क्लियर? नाउ कमिंग टू रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग बेसिकली क्या होता है, मीनिंग क्या है रीबैलेंसिंग का? तुम लोग ने एक पोर्टफोलियो में पैसा इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल इफ़ यू, तुम लोग को अगर मैं 1 लाख रुपीज़ दूँ और तुम लोग को बोलूँ कि 1 लाख रुपीज़ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, तुम्हारे नोन कंपनीज में वो 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे। नाउ रीबैलेंसिंग इज नथिंग बट चर्निंग ऑफ पोर्टफोलियो। चर्निंग मीन्स टू चेंज द मिक्स, to change the composition of the portfolio. Now when will you change the composition of the portfolio? When you find it necessary that a change is required. So you might define certain parameters, certain criteria which when triggered you will change the composition of the portfolio. Simple hai. For example, in my case, if my entire portfolio value is down by let's say 15%, मतलब मैंने अगर लाख रुपए डाला एंड पोर्टफोलियो वैल्यू 85,000 हो गया, मतलब मार्केट सिग्निफिकेंटली करेक्ट हो गया, देन मैं क्या करूँगा कि 15% गिरने पे मैं और पैसा डालूंगा और इक्विटी लूँगा, क्योंकि मार्केट इतना गिर गया, मतलब करेक्शन हो गया, अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन हो गया। नाउ आई विल इन्वेस्ट मोर इन स्टॉक्स। ऐसे मेरे स्ट्रेटेजीज और स्टाइल्स हो सकते हैं। ऐसी करो ना प्लीज। another important style can be to change the composition between equity and cash. कि ज़्यादा अगर मार्केट बढ़ गया, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किया, उसका 1,50,000 हो गया, मतलब नाउ इट्स द टाइम टू बुक प्रॉफिट्स एंड सिट ऑन कैश. सो देर कैन बी वेरियस पैरामीटर्स विच यू कैन डिफाइन टू ट्रिगर दिस इम्पैक्ट वेर यू विल रीबैलेंस द पोर्टफोलियो. अभी रीबैलेंस करते वक्त तुम्हारा एक फिक्स मिक्स होना चाहिए कि हमारा पोर्टफोलियो जो है वो कितना इक्विटी में होगा, कितना डेट में होगा, कितना कैश में होगा. फॉर एग्जाम्पल अ वेरी कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 50% इक्विटी एंड 50% डेट. तो तुम लोग को 1 लाख रुपीज़ मैंने दिया तो 50% तुमने इक्विटी में डाला, 50% तुमने डेट में डाला. क्लियर? अभी ये क्या है, तुम्हारा मिक्स बोलते हैं इसको, मिक्स ऑफ पोर्टफोलियो.
Mix of portfolio means how much proportion is allocated towards equity and how much portion is allocated towards debt. Now this equity का component 50,000 will it remain constant? It is subject to change. रोज market prices change होंगे ना. 50,000 of debt, is it subject to change? It is subject to change but not by a huge percentage. बहुत ही nominal percentage से change होगा. If I speak theoretically तो the value of debt will remain the same. तुमने अगर 50,000 का FD में डाला है पैसा तो 50,000 का वैल्यू 50,000 ही रहेगा. उसमें तो इरोजन पॉसिबल नहीं है, उसमें तो इंटरेस्ट ही मिलना है. तो नाउ दिस बैलेंस 50,000 जो मैं बात कर रहा हूँ इक्विटी वाला, अगर उसमें गिर जाता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से 20% ड्रॉ डाउन आता है. ड्रॉ डाउन मीन्स अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी. तो 10,000 से गिर गया तो 50 का वैल्यू हो गया 40. माय एंटायर पोर्टफोलियो वैल्यू इज हाउ मच? 90,000. 40,000 of equity and 50,000 of debt. Now my entire portfolio value fell by 10%. Equity भले 20% से गिरा, लेकिन मेरा 1 लाख का पोर्टफोलियो now 90,000 हो गया, 10% हो गया. Now I need to assess whether it meets my trigger point का criteria or not. Trigger point मतलब क्या, मैंने क्या डिफाइन किया था स्टार्टिंग में कि if my portfolio value fluctuates by 15% on either side, मतलब लाख रुपया डाला तो वो लाख का 85,000 होएगा तभी मैं रीबैलेंस करूंगा, या फिर 1,15,000 होएगा तभी मैं रीबैलेंस करूंगा. सो पोर्टफोलियो ऑफ 90,000 रुपीज, पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ 90,000 रुपीज विल नॉट ट्रिगर एनी रीबैलेंसिंग एक्ट, विच मीन्स आई डू नथिंग, आई विल टेक नो एक्शन, बिकॉज रीबैलेंसिंग का एक्शन ही ट्रिगर नहीं हुआ. वो कभी ट्रिगर होएगा व्हेन माय पोर्टफोलियो वैल्यू चेंजेस बाय हाउ मच परसेंटेज? 15%. Only when there is a change of 15%, at that point of time I will rebalance my portfolio. And when I rebalance my portfolio, I'll ensure that my mix remains the same. Currently तो 40-50 है, 40,000 equity में, 50,000 debt में. So as a percentage it is 4/9 and 5/9. Mix equal है क्या? नहीं है. Consider case number 2 where the equity falls by 40%. मतलब 50,000 का कितना हो गया? 30,000 हो गया. एंड डेट तो 50 का 50 ही है. सो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू इज नाउ 80,000. 30 + 50, 1 लाख से 80,000 हो गया. मतलब द चेंज इन द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इज बाय मोर देन 15%. Since it is by more than 15%, it is triggering my act of rebalancing. Now I'll have to rebalance my portfolio. Rebalance my portfolio in such a way that my mix remains the same 50-50. So 80,000 का मेरा portfolio value will now theoretically should be 40-40 each in equity and debt. But current composition says that 30 is in equity and 50 is in debt. So अभी मेरे को क्या करना है? डेट को 10,000 से लिक्विडेट करना है और 10,000 इक्विटी में डालना है. तो my rebalancing act will be to liquidate 10,000 of debt and to invest that 10,000 rupees in equity. Now my ratio will be 50-50. समझ में आया तुम लोग को? तो ये रीबैलेंसिंग का एक्ट कभी ट्रिगर हुआ? व्हेन द पोर्टफोलियो वैल्यू फेल बाय मोर देन 15%, जो मैंने प्री डिफाइन किया हुआ था. जब भी वो 1 लाख से 90,000 हुआ था तभी मैंने उसको रीबैलेंस किया ही नहीं था, क्योंकि द चेंज वाज नॉट बाय मोर देन 15%. बट जैसे ही द चेंज इन द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इज बाय मोर देन 15%, इट एक्ट्स माय रीबैलेंस, इट ट्रिगर्स माय एक्ट ऑफ रीबैलेंसिंग एंड आई हैव टू रीबैलेंस माय पोर्टफोलियो. रीबैलेंस करते वक्त मेरा एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? सच दैट पोस्ट रीबैलेंसिंग द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी इज नाउ 50-50. पोस्ट रीबैलेंसिंग. सो पोस्ट रीबैलेंसिंग द फंड वैल्यू विल रिमेन सेम 80 है, बट मेरे को वो 80 को डिवाइड करना है इक्वली 40-40 में, बट करंटली इट इज 30-50. तो 30-50 से 40-40 करना है मुझे, तो 10 डेट से कम करना है और 10 इक्विटी में बढ़ाना है. सो माय कोर्स ऑफ एक्शन विल बी सेल डेट 10,000 एंड इन्वेस्ट इन इक्विटी 10,000. ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? दिस इज व्हाट इज रीबैलेंसिंग. क्लियर? पहले थोड़ा सा 4-5 लाइन छोड़ दो थियरी के लिए, पहले सम कर लेते क्योंकि कॉन्सेप्ट फ्रेश है, फिर मैं सम हो जाने के बाद तुम लोग को थियरी लिखा दूंगा. ठीक है? Miss Sunidhi is working with an MNC at Mumbai. She is well versed with the portfolio management techniques and wants to test one of the techniques on an equity fund she has constructed and compare the gains and losses from the technique with those of a passive buy and hold strategy. क्वेश्चन में ये बोला है कि सुनिधि ने ना एक टेक्निक बनाया है
जो उसको कंस्ट्रक्ट करके कंपेयर करना है द गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम द टेक्निक्स विद दोज फ्रॉम अ पैसिव बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। मतलब अगर उसका टेक्निक है तो वो एक्टिव मैनेजमेंट है ना, उसने बोला, क्योंकि उसको कंपेयर किसके साथ करना है, पैसिव बाय एंड होल्ड के साथ। तो उसको देखना है कि भाई पैसिव बाय एंड होल्ड जीतता है कि एक्टिव जीतता है, तो उसको उसका टेक्निक कंपेयर करना है। द फंड कंसिस्ट ऑफ इक्विटीज ओनली, मतलब अगर बाय एंड होल्ड करते हैं तो प्योरली इक्विटी में। द फंड कंसिस्ट ऑफ इक्विटीज ओनली एंड द एंडिंग एनएवीज ऑफ द फंड शी कंस्ट्रक्टेड फॉर द लास्ट 10 months आर गिवन बिलो। ठीक है, तो ये सब एनएवीज दिए हुए हैं फॉर ईच ऑफ द मंथ्स। तो तुम्हारा दिसंबर 2008 से लेके सितंबर 2009 तक का 10 महीने का एनएवीज दिया हुआ है। अभी कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, assume Sunidhi had invested a notional amount of rupees 2 lakhs equally in equity fund and a conservative portfolio of bonds in the beginning of December 2008, and the total portfolio, which word is being used, total portfolio was being rebalanced each time the NAV of the fund increased or decreased by 15%। मतलब रीबैलेंसिंग एक्ट का ट्रिगर दिया हुआ है कि टोटल पोर्टफोलियो इफ इट इज फ्लक्चुएटिंग बाय मोर देन 15% तभी ही वो रीबैलेंस करेगी। एंड रीबैलेंसिंग का रेशियो बोला है इक्वली। कैसे पता चला, उसने इन्वेस्ट किया था 2 लाख इक्वली इन इक्विटी एंड डेट। कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो मतलब डेट, कंजर्वेटिव और एग्रेसिव, एग्रेसिव मींस इक्विटी, कंजर्वेटिव मींस डेट। ब्रैकेट में देखो बॉन्ड्स भी दिया हुआ है तुम्हारे क्लैरिटी के लिए। तो 2 लाख में से 1 लाख इक्विटी 1 लाख डेट, ये उसका एक पोर्टफोलियो का स्टाइल जो उसको ट्राई करना है, ये वो है। इसको कंपेयर करना है विथ पैसिव बाय एंड होल्ड कि 2 लाख मैंने इक्विटी में पूरे के पूरे डाल दिए होते स्टार्टिंग में, तो एंड में उसका क्या वैल्यू होता, इसके साथ कंपेयर करना है। सो वी विल बी डूइंग एक्टिव मैनेजमेंट। पैसिव मैनेजमेंट तो कुछ करना ही नहीं है। 2 लाख रुपए में तुमको दिसंबर में कितने यूनिट्स आते थे, 40 रुपए के भाव में इन्वेस्ट करते तो 5000 यूनिट्स आते थे। वो 5000 यूनिट्स का सितंबर 2009 में वैल्यू कितना हो गया, 52 इंटू 5000 यूनिट्स, 2,60,000 हो गया क्लोजिंग वैल्यू ऑफ। तो 2 लाख का डाला हुआ पैसा 2,60,000 हो गया। ये तो पैसिव मैंने सीधा सीधा मुंह पे कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तुम लोग को ओपनिंग एनएवी पे इतने यूनिट्स मिले, यूनिट्स रिमेनिंग द सेम, एनएवी चेंज हो गया, तो 5000 यूनिट्स इंटू 52 यू गेट 2,60,000 ऑफ। तो मतलब 2 लाख का तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 2,60,000 हो गया। दिस इज प्योरली पैसिव बाय एंड होल्ड। अभी अगर हम एक्टिव करते हैं जैसा इसने बोला है, एक्टिव करने से क्या हम 2,60,000 का मार्क क्रॉस कर पाते हैं कि नहीं। सो मेहनत करने का मतलब है कि नहीं है। तो अगर 2,60,000 क्रॉस किया तो ही मेहनत करने का मतलब है, वरना तो तुम पैसिव बाय एंड होल्ड लेके छोड़ दो, भूल जाओ। हाँ, लेकिन अभी वो 1 लाख का 80,000 हुआ, अभी टोटल पोर्टफोलियो 1,80,000 हो जाएगा। 1 लाख रुपीस का वो जो आपका एग्जांपल था 20% इरोजन होके 80,000 हो गया। अभी अपन ने 40-40 कर दिया, अभी 80,000 का 15% का डिफरेंस रहेगा, तभी जाके अपन हाँ नेक्स्ट मंथ, हाँ यस वो जब यस, चेंज करेगा तो तो change वो का ओपनिंग से नहीं कंसीडर करने हाँ, का, change चेंज्ड का- वैल्यू से कंसीडर करना है, वो हम करेंगे अभी। पहले सबसे पहले क्वेश्चन पे आओ। इन क्वेश्चन में मुझे ये देख के बताओ कि टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 15% से फ्लक्चुएट करेगा तभी हम रीबैलेंस करेंगे, कि एनएवी 15% से फ्लक्चुएट करेगा तभी हम रीबैलेंस करेंगे। NAV of the fund is क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। एनएवी ऑफ द फंड, देखो क्वेश्चन इसीलिए मैंने बोला रीड करो। टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू वाज बीइंग रीबैलेंस्ड। रीबैलेंस क्या होएगा, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू, बट ट्रिगर पॉइंट टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू चेंज नहीं है। जो मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया, दैट इज अनदर क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट पूछ सकते हैं कि रीबैलेंस का एक्ट ट्रिगर होएगा व्हेन टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू चेंजेस बाय मोर और लेस 15%। जो मैंने एक्सप्लेन किया था तुम लोग को कि 1 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू 90,000 हो गया तो 10% से गिरा, बट ये सब में वो नहीं है। ये सब में इक्विटी का पोर्शन अगर 50 से 40 हो गया, मतलब 20% से गिरा, मींस रीबैलेंस ट्रिगर हो गया, क्योंकि सिर्फ इक्विटी कंपोनेंट एनएवी का कंपोनेंट 15% से ज्यादा ट्रिगर हुआ ना। ओवरऑल पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट तो सिर्फ 10% की आई थी 1 लाख से 90,000 में, लेकिन इक्विटी में तो 20% आ गई थी, मतलब एनएवी तो 20% से गिर गया था ना। तो रीबैलेंस ट्रिगर हो गया होता हमारे प्रीवियस एग्जांपल में जो मैंने एक्सप्लेन किया। बट इंस्टीट्यूट कैन आस्क अदरवाइज ऑल्सो,
सी रीबैलेंस करने का क्राइटेरिया कैन बी चेंज्ड एट एनी गिवन टाइम. तुम लोग को क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है. यहाँ पे क्या बोले, रीबैलेंस्ड ईच टाइम द एनएवी ऑफ द फंड इंक्रीज और डिक्रीज बाय 15%. एंड हम जब भी एनएवी कंपेयर करेंगे हम प्रीवियस एनएवीज के साथ कंपेयर करेंगे. फॉर एग्जांपल दिसंबर 2008 का एनएवी 40 है, जनवरी 2009 का एनएवी 25 रुपये है. क्लियरली दिख रहा है 15% से ज्यादा चेंज है. 25 से 36 होता है, ये भी क्लियरली दिख रहा है 15% से ज्यादा चेंज है. 36 से 32 ये कंपेयर करना है. तो 4 रुपया किस पे होएगा, ऑन 36 प्रीवियस वैल्यू, नॉट ऑन 32. तो 4/36 होता है 1/9. इट इज नॉट 15%, इट इज मे बी लेस देन 15%. मतलब रीबैलेंस ट्रिगर नहीं हुआ है. इन द मंथ ऑफ मार्च देयर विल बी नो रीबैलेंसिंग डन. क्लियर? एक सेकंड, चलो चलो बोर्ड पे ध्यान दो. फर्स्ट कॉलम विल बी एनएवी. तुम लोग एक मंथ का भी कॉलम बना सकते हो, मेरे पास थोड़ी जगह की कंस्ट्रेंट है. तो सबसे पहले देखो, सुनो, ये 40 रुपीज़ का एनएवी है. पहले बोर्ड पे देखो, लिखो मत कुछ भी. तो इसमें एक्चुअली तो अपन खाली इक्विटी कंपोनेंट को ही हमेशा. हाँ लेकिन नहीं, रुक मेरे को पहले एक्सप्लेन करने दे. ये अपने पास दो पोर्टफोलियोज है, एक है एग्रेसिव पोर्टफोलियो, एक है कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो. दोनों में लाख रुपया डाला. व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो? 2 लाख. 2 लाख. अभी सबसे पहले अपने को यूनिट्स कितने मिले? अगर 1 लाख रुपीज तुमने डाला एग्रेसिव पोर्टफोलियो में, 1 लाख डिवाइड बाय 40 का एनएवी है. तो 1 लाख डिवाइड बाय 40 2500 यूनिट्स है तुम्हारे पास. मैं 2-3 मंथ्स का दिखा देता हूँ, फिर आगे के पूरे मंथ्स का तुमको करना है. नाउ नेक्स्ट मंथ द एनएवी ड्रॉप्स टू 25. 25 इंटू 2500 यूनिट्स तो उतने रहेंगे. तो 2500 इंटू 25 62,500 हो रहे हैं. द वैल्यू ऑफ एग्रेसिव पोर्टफोलियो. विल द वैल्यू ऑफ कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो चेंज? नो. द टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू विल नाउ बी 162,500. रीबैलेंस का एक्शन ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ. तो चलो 40 और 25 इसमें तो 15% से ज्यादा डिफरेंस है, विच मीन्स रीबैलेंस तो हो रहा है. अभी रीबैलेंस करने जाएंगे तो 162,500 इज द टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू. अपना कांस्टेंट रेशियो प्लान है, मतलब रेशियो इज 50-50. तो 81-250 81-250 होना चाहिए. 162,500 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 81-250 81-250 होना चाहिए. मतलब इतने वैल्यू का इक्विटी इन्वेस्ट करना है और उतने ही वैल्यू का डेट बेचना है अपने को. तो कितने वैल्यू का डेट बेचना है? 18,750. ये हिसाब लगाओगे तो 18,750 का इक्विटी खरीदना है. सेम ही हो गया, जितने का बेचना है उतने का ही खरीदना है. 18,750 डिवाइड बाय एनएवी एज ऑन दिस डेट. तो बाय 750 यूनिट्स. दिस इज द रीबैलेंस एक्शन. तुम लोग को अमाउंट समझ में आया? 18,750. आफ्टर बाइंग 750 यूनिट्स नाउ यू हैव टू 3,250 यूनिट्स. ये तुम लोग समझ लो, पोर्टफोलियो वैल्यू तो सेम ही है ना, वो तो चेंज नहीं हुआ. तुमने रीबैलेंस किया ना, इसके वजह से पोर्टफोलियो वैल्यू चेंज हो गया, सिर्फ कॉम्पोजिशन चेंज हुआ. अभी यूनिट्स भी चेंज हो गए, 3,250 यूनिट्स. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट मंथ 36 हो रहा है एनएवी. 36 इंटू 3,250 यूनिट्स. माइंड यू अभी रिवाइज नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए तुम्हारे पास. अगले मंथ में अभी 3,250 यूनिट्स है. इंटू 36 1,17,000. अभी यहाँ पे 1 लाख मत लिख देना, अभी ये 81,250 है. डेट बेच दिया था हमने, तो 1,17,000 प्लस 81,250 कितना होता है? 198,250. ये 36 इंटू 3,250 कितना है भाई? 1,17,000 कैसे? 70 गड़बड़ किया. 36 इंटू 170 नहीं है, 36 इंटू 3,250 ना. हाँ 1,70,000. 170 3,250. ओके ठीक है. तो 1,17,000 प्लस 81,250 198,250. This is the total portfolio value. Now rebalance triggered or not? Not.
अरे ट्रिगर ना 25 से 36 15% से ज़्यादा। 81 to 50 to 117 भी देख सकते हैं ना। हाँ ये भी देखना चलेगा, सेम ही हो Same गया ही हो गया ना। क्योंकि ये तो यही रहने वाला इक्विटी है। वाले ये होते हैं। नहीं सर 60 to 500 का 117 कंपेयर करेंगे ना। मैंने वही तुम लोगों को एक्सप्लेन किया, तुम लोगों को ट्रिगर पॉइंट बोला है चेंज इन एनएवी 15% और मोर चेंज इन एनएवी। हाँ मतलब मैं बोलता हूँ ऐसे तो 25 और 36 ही कंपेयर करना है। 25 और 36 कंपेयर करना है या फिर ये दोनों कंपेयर कर सकते हैं, ये दोनों सेम होएगा क्योंकि यूनिट्स तो सेम है, नंबर ऑफ यूनिट्स तो सेम है ना। 3250 ये भी 3250 ये भी। सर जो स्टार्टिंग में 1 लाख इन्वेस्ट किया वही मतलब 60 to 500 में ऐड किया। ऐड कहाँ किया? अगर ऐसे हुआ ये तो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है ना, तेरे पास डेट भी है तेरे पास इक्विटी भी है, तो तेरा टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 2 लाख है। हाँ अभी 198 to 50 कांस्टेंट रेशियो प्लान है, डिवाइड बाय 2 करो। 99 ये रीबैलेंस करना है ना अपने को, 125। Yes। तो अभी देखो अभी डेट खरीदना पड़ रहा है सेल और इक्विटी बेचना पड़ रहा है, तो इक्विटी कितना बेचना पड़ रहा है अमाउंट बताओ, उतने का ही डेट खरीदना होगा। 496.52। इतना यूनिट सेल करेंगे तो यूनिट से आ गया भाई। सर अमाउंट बोल रहे हैं 17875। हाँ 17875, वो दिन का एनएवी 36 रुपये है, तो 17875 डिवाइडेड बाय 36 रुपीज़ ऑफ एनएवी, वी विल हैव टू सेल सो मेनी यूनिट्स। सो 3250 में से 496.25 ना 52 जो भी है, इतना यूनिट्स लेस करोगे तो कितना आता है 2700। हाँ मतलब ये फिर तुमने अगर यहाँ पे 53 लिया तो 47 लेना। नाउ 36 इंटू, अभी सुनो अभी नेक्स्ट तुम्हारा 32 हो रहा है ना एनएवी, हाँ। बराबर है, तो 32 इंटू 2753.48 111.36 और डेट का वैल्यू तो 99,125 रहेगा। टोटल करो कितना होता है 187,236.36। अभी यहाँ पे नो एक्शन एंड यूनिट्स विल रिमेन द सेम क्योंकि ट्रिगर ही नहीं हुआ। Yes। समझ में आया? अभी आगे तुम खुद से करो। जब भी ट्रिगर होएगा तभी क्या करना है, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू को 2 भाग में डिवाइड करना है, फिर तुमको देखना है कितना इक्विटी खरीदना है कितना इक्विटी बेचना है, और वो एनएवी के हिसाब से तुमको नंबर ऑफ यूनिट्स डिटरमाइन करना है। ऐसे करते करते सितंबर 2009 तक जाना है तुमको। तो फिर हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। मैंने नहीं देखा। बहुत स्लो लग रहा है। चाइनीज मरेगा इसको। मैं तेरा तो देखा उस दिन तो जब बैटिंग बॉलिंग। ये चलो ये कितना है लास्ट में यूनिट्स 2359.3 यूनिट्स आया, ऐसे रिबैलेंस करते 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 करते। अच्छा 2359.3 ये तो यूनिट्स है, लेकिन पोर्टफोलियो वैल्यू कितना है 240648.6। सबको आया, ये किसको नहीं आया? 647.702। हाँ मतलब वही देखो, बाय एंड होल्ड करते तो 2,60,000 होता था, मतलब सुनिधि फेल हो गई, मतलब एक्टिव करने का कुछ फायदा नहीं हुआ ना, उससे अच्छा लेके रख दे छोड़ देती थी। तो अच्छा ये हो गया हमारा एक्टिव वाला, उसके नीचे बाय एंड होल्ड का भी तुम लोग को दिखाना पड़ेगा ना क्या? कैलकुलेशन कि भाई 2,60,000 कहाँ से आया, कैलसी पे थोड़ी आया। चलो सेकंड लिखो, बाय एंड होल्ड पॉलिसी। बाय एंड होल्ड पॉलिसी, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑब्टेन 2 lakhs डिवाइड बाय 40, 5,000 यूनिट्स ऑब्टेन, क्लोजिंग वैल्यू is equal to 5,000 units into 52 per unit is equal to 2,60,000.
आ गया भाई कल आज भी था कल मैं भी था शर्म आता है क्या ऑफिस में गया था क्यों क्लाइंट है क्लाइंट दोस्त किधर है कुछ अंबर रात उधर वैसे भी बात नहीं करता क्यों अंबर ना 10:20 से मेरी बात हो जाएगा। अरे कैसी हो जाती है चलो कम टू क्वेश्चन नंबर, ये तो इसमें कंक्लूजन लिख दो। बाय एंड होल्ड पॉलिसी इज बेटर बिकॉज portfolio value is higher in buy and hold policy. क्या बाय एंड होल्ड वाली Is better because the portfolio value is higher than constant ratio plan. मतलब उसका रेशियो फिक्स रहता है, उसका नाम कांस्टेंट रेशियो प्लान। चलो क्वेश्चन नंबर 1, दो छोटे छोटे चिंदी क्वेश्चन है। चलो आ जाओ। Mr. X earns इस ध्यान दो, Mr. X earns 10% on his investment in equity shares. He is considering a recently floated scheme of mutual fund where the initial expenses are 6% and annual recurring expenses are expected to be 2%. How much the mutual fund scheme should earn to provide a return of 10% to Mr. X? ये सिंपल है, सुनो। अगर मिस्टर एक्स खुद के मेहनत से अगर इन्वेस्ट करता है ना तो वो 10% कमाते हैं। वो सोच रहा है कि मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊंगा तो क्या मैं ज़्यादा कमा पाऊंगा क्या। सो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड को कंसिडरिंग द इनिशियल एक्सपेंसेस एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस पर एनम कितना कमाना चाहिए सच दैट एटलीस्ट he will equal to the 10% that the Mr. X is earning on himself. उससे ज़्यादा तो कमाना ही चाहिए क्योंकि तो ही तो मतलब है म्यूचुअल फंड का कमाने। बट वो लोग क्या बोल रहे हैं कि इतना कितना परसेंट कमाना पड़ेगा कंसिडरिंग द एक्सपेंसेस कि इन्वेस्टर विल बी इंडिफरेंट, ब्रेक इवन होएगा। मतलब 10% म्यूचुअल फंड भी कमा रहा है नेट में और ये भी मिस्टर एक्स भी 10% कमा रहा है। सो इनिशियल एक्सपेंस मतलब क्या कि तुमने अगर 100 रुपया दिया तो उसमें से तुम्हारा इन्वेस्ट ही 94 रुपीज़ होएगा। सो सबसे पहले म्यूचुअल फंड को उतना रिटर्न कमाना है 94 रुपीज़ पे। तुम लोग अगर खुद से इन्वेस्ट करते तो 100 रुपीज़ पूरा लगा देते, लेकिन म्यूचुअल फंड तो 100 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस ही कमा पाएगा ना, मतलब 100 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस ही पैसा लगा पाएगा। इस पे जो रिटर्न मिलेगा दिस विल बी द पर एनम रिटर्न दैट ही नीड्स टू अर्न ऑन दिस 94 रुपीज़, क्योंकि 100 माइनस 6 94 में। इसके अलावा उसको पर एनम रिकरिंग एक्सपेंसेस भी मीट करना है पर एनम। सो इतना भी कमाना है 94 रुपीज़ पे प्लस 1.5% भी कमाना है। तो म्यूचुअल फंड को कितना कमाना चाहिए? सो सुनो वापस से एक्सप्लेन करूंगा। रिटर्न टू बी अर्नड बाय म्यूचुअल फंड, अगर इन्वेस्टर खुद 100 रुपया लगाता था तो 10 रुपया कमा लेता था, बट 10 रुपीज ऑन 100 रुपीज कमाता था। म्यूचुअल फंड को वही 10 रुपया 94 रुपीज पे कमाना पड़ेगा। ये समझ में आया? इसके अलावा उसको 1.5 2 उसके अलावा उसको 2% भी कमाना पड़ेगा ना पर एनम। सो दिस परसेंटेज प्लस 2%, इतना म्यूचुअल फंड का एनुअल रिटर्न होना चाहिए। हाँ, इतना करेगा तो इन्वेस्टर 10% कमा रहे हैं, which can be summarized in the form of a formula that return to be earned by MF is equal to investors expectation। इन्वेस्टर का क्या एक्सपेक्टेशन होगा कि कम से कम 10 तो कमाए, उसके ऊपर का जो भी होगा, बट अभी फॉर द टाइमिंग 10% है यहाँ पे न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 100 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस प्लस 2% का किया अपन ने प्लस रिकरिंग एक्सपेंसेस। एनुअल रिटर्न तो वो भी 100 से ही कट नहीं कर सकते हैं 2%, अगर 92 पे अपन लगा दें, क्योंकि ये तो हर बारी 2% हर साल तुझे पे करना है, ये तो वन टाइम है।
हाँ इनिशियल वन ये टाइम एंड ऑफ द ईयर ये हर साल थोड़ी 6 रुपये तेरा कटने वाला है, ये तो फंड रेजिंग का था। तो 94 रुपीज़ पे 10 रुपीज़ कमाना है प्लस 2 रुपया भी और कमाना है टू मीट द एक्सपेंसेस। सो 10/94 इंटू 100 करो, कितना होता है? 10.638%। ये एक अलग परसेंटेज है क्योंकि ये भी परसेंटेज है ना, प्लस 2%। तो म्यूचुअल फंड अगर 12.638% कमाएगा पर एनम, तब जाके इन्वेस्टर विल बी इंडिफरेंट कि मैं खुद से 10 कमाऊँ कि म्यूचुअल फंड 12.638 कमाए। 12.638 के ऊपर वो कमाएगा तो ही इन्वेस्टर खुश रहेगा म्यूचुअल फंड से। समझ में आया? ये रहा सोल्यूशन नंबर 1। वैसे ही फिगर्स चेंज, क्वेश्चन नंबर 2। सर बट अगर इन्वेस्टर खुद से अगर कर रहा है तो उसको इनिशियल एक्सपेंस लगेगा नहीं, तो ही विल बी एक्सपेक्टिंग कि मुझे वो भी मेरा रिटर्न में आए तो ही। हाँ, तो इसीलिए तो 94 ही लग गया ना पैसा, इन्वेस्टमेंट ही। 6 रुपये उसने काट ही दिया ना। तो एक काम करना, उल्टा जा, 12.638 में से 2% तो तेरा हर साल ही कटना है। तो 10.638 में वो 0.638 एक्स्ट्रा किस बात का है कि भाई तेरा इनिशियल एक्सपेंसेस कट गया ना वन टाइम। ये सब क्वेश्चन आता नहीं है अगर ये एग्जाम। 3 साल के उसमें होता तो हम लोग वैसे डिवाइड करते थे 3 साल प्लस 3 साल में उसको इतना रिटर्न कमा के देने का, तो डिनोमिनेटर डिवाइड में इनिशियल एक्सपेंसेस जो है वो तो देख, बेसिकली दिस इज नथिंग बट द अमाउंट दैट द म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट्स, तो वो तो विल रिमेन द सेम ओनली। 3 साल का होल्डिंग पीरियड हो कि कितना भी हो, म्यूचुअल फंड अगर 1 करोड़ रेस कर रहे हैं उसमें से 6% अगर उसका एक्सपेंस है तो 94 लाख से इन्वेस्ट करने वाला है ना। सर तो आपने फाइंड नहीं कर सके 6% भी रिकवर नहीं, वो तो कवर हो गया ना, मैंने सारे एक्सपेंसेस, आई टुक केयर ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एंड दिस इज द रिटर्न विच आई नीड टू अर्न इफ आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल माई एक्सपेंसेस, इनिशियल एक्सपेंसेस एज वेल एज रिकरिंग एक्सपेंसेस। टू ही कर लेंगे। सेकंड का 18.43। एक सेकंड, रीडिंग मत दो फाइनल 4.3 आना चाहिए। डिनोमिनेटर निकालनी पड़ेगा। रीबैलेंस का नोट लिखो। 9.9
परसेंट कमाएंगे वो मतलब म्यूचुअल फंड 94 रुपए कमाएगा कि 100 रुपए कमाएगा? 100 पे कमाएगा। तो 100 पे ऐसे ऐसे लगता है 100 पे 10.638 कमाया 94 पे कमाएगा। माइनस 2% रिकरिंग चार्जेस। तो मतलब इसका ये जो परसेंट है ये क्या हो रहा है ना, दिस 2% इज कैलकुलेटेड ऑफ 100 और ये देश ऑफ 94, इसके लिए और तुम लोगों को डिस्पैरिटी आएगा हमेशा। हाँ क्योंकि ये 94 का 10.68%। तुम जो करने जा रहे हो ना 12.638, इसको या तो 94 से भी करोगे या तो भी 100 से भी करोगे ना, तो भी आंसर नहीं आना, क्योंकि ये एक्सपेंस ऑफ 100 हो गया और ये रिटर्न ऑफ 94 हो तो मैं गया। वही बोल रहा हूँ कि अगर मिसमैच है ना वो दोनों चीज। 94 पे 10.638 कमाया 94 पे 12.638 कमाया। 10.638 कमाया हाँ प्लस 100 पे तो ऐसे बोल रहे हो ना? हाँ 12% तो 94 पे 12 ही होगा वो। 10 हाँ 12 हो जाएगा, वही तो तेरे को करना। 10 रुपया हो गया, क्योंकि 2 रुपए का तो खर्चा तूने उड़ा दिया। ये वाला पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट है ना, जहाँ पे हाँ, आपका वो सेम हाँ पॉइंट है। हाँ तो फिर इसका आंसर भी 110 आने ही नहीं आएगा ही नहीं इसका आंसर। 110। हाँ 110 चाहिए ना। इफ मैं 10% इन्वेस्टर कमाता 110 कमा रहा है। हाँ नहीं वो तो ब्रेक इवन है ना, तो नील आना चाहिए ना, मतलब सेम आना चाहिए। सेम आना चाहिए 10 रुपये ही है ना, 110 क्यों आएगा, 10 आना हाँ चाहिए तो ना इसका आंसर। आंसर 10 कैसे 10 तो आ ही नहीं सकता, ये वाले रिटर्न का आंसर तो 94 इंटू 10.638। 94 into 10.638 हाँ तो 9.99 आया, ठीक है। 10 रुपये ही रिटर्न हो गया ना, जो इन्वेस्टर भी कमा रहे हैं। तो फिर वो 2 रुपया 2 रुपये तूने पहले ही लेस कर दिया ना, तूने 10.638% बोला तो 2% तो तूने म्यूचुअल फंड का खा लिया ना पहले ही। तूने 10.638% से क्यों मल्टीप्लाई किया, तूने 2% उड़ा दिया रिकरिंग एक्सपेंस का। अपनी जेब में मैं तुम लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ ज्यादा रिकंसिल मत करने जाओ, क्योंकि दिस 2% इज ऑफ 100 एंड ये 94 का है, तो ये 12.638% है ना, तुम डायरेक्ट एडहॉक 94 पे भी नहीं मल्टीप्लाई कर पाओगे, 100 पे भी मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे टैली करने के लिए। तो तुम जिस रास्ते से गए हो वही रास्ते से रिटर्न आओगे तो टैली होना ही है। चलो लिखो रीबैलेंसिंग। पानी गया, जाने वाला था ना वो, बीएमसी ने कुछ तो डाला था। आज का भी था, आज वापस आने वाला। जिम में भी नहीं था सुबह पानी। आज भी जाने वाला था, डैड ने बोला था आज भी जाएगा। पानी हो तो सुबह कब से जाते हो? सुबह 6 बजे। सीए बन गया तो क्या हो गया, उठना पड़ता है जब। अबे तुम्हारे कैसे जन्म गया? सुबह 6 बजे। सनराइज देखो कभी, तो सुनो कहाँ पे थे तुम। हाँ, रीबैलेंसिंग इज एन एक्ट ऑफ churning, churning, churning the portfolio when a predefined event is triggered. 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 Rebalancing is then done on the entire portfolio value. Based on the ratios predefined. Full stop. This
is an active style of management. This is an active style of management where the portfolio's composition changes upon the trigger event, and this is contrarian to the passive buy and hold strategy, where no rebalancing is done for the entire tenure of the investment, for the entire tenure of the portfolio, where no rebalancing is done for the entire tenure of the portfolio. ठीक है.